नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। परिवर्तन क्लासेस मगहर में आपके कबीर की धरती में स्वागत है। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, चूंकि ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, लेकिन बीच बीच में हम प्रीवियस ईयर का अध्ययन करते रहे कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में प्रश्न कैसा बनता है। तो आज मिक्स प्रैक्टिस सेट है, और ये जो मिक्स प्रैक्टिस सेट है, ये आप ध्यान से देखिएगा। 2023 एसएससी जीडी के एग्जाम का आया हुआ प्रश्नों का पूरा संकलन है। हमने 2023 फरवरी 9 तारीख की वो समय है, हमने पूरा का पूरा पेपर सेट ही उठा लिया। और देखा जाए कि अगर आप इस जैसे सेट में आ जाएं तो आपका 20 में से कितने प्रश्न सही होने के चांसेस हैं। ध्यान से देखिए, जीडी का प्रश्न है ये। प्रश्नों में कई जगह आप करंट अफेयर देखेंगे, क्योंकि एक ही शिफ्ट का पूरा पेपर उठाया हुआ है। कई जगह आप करंट अफेयर पाएंगे, कई जगह आप स्टैटिक्स पाएंगे, कई जगह आप संविधान पाएंगे, कई जगह आप जियोग्राफी पाएंगे, कई जगह आप हिस्ट्री पाएंगे, और कई जगह आप इकोनॉमिक्स पाएंगे। यानी पूरा का पूरा प्रश्नों का साइंस भी आपको मिलेगा। और आप देखिए कि आप किस हिसाब से 20 में से आपका कितना सही होता है। अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। शास्त्रीय नृत्य छऊ, शास्त्रीय नृत्य क्या, छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है। तो छऊ के बारे में समझते हैं। नित्य छऊ, पहली बात, ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हो गया उड़ीसा में, एक हो गया कहां पर, उड़ीसा में, एक हो गया पश्चिम बंगाल में, एक हो गया झारखंड। झारखंड में 3 राज्यों में छऊ चलता है। तो इसमें से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तमिलनाडु में ये नहीं मनाया जाता। एक चीज और भी याद रखेंगे, जो छऊ हो, छऊ नृत्य, छऊ नृत्य, इसे हम अर्धशास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अर्धशास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। नृत्य के नाम से जानते हैं। छऊ को हम किस नाम से जानते हैं? अर्धशास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। अगर बात करें शास्त्रीय नृत्यों की टोटल संख्या कितनी है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। 8 कौन कौन से? एक हो गया कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, एक हो गया कथकली, कथकली, मोहिनी अट्टम, तीसरा मोहिनी अट्टम। साथ साथ में कॉपी पर लिखते हुए भी चलेंगे। मोहिनी अट्टम। चौथा क्या होगा अगर आप समझ पाए? कथक, मोहिनी अट्टम, कथक। उसके बाद छठा हो गया उड़ीसी, उड़ीसी। सातवां हो गया मणिपुरी, मणिपुरी। और आठवां आप मुझे बताएंगे कि आठवां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तब तक मैं इन सब के राज्यों के संबंधित राज्य लिख रहा हूं। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। कथक उत्तर प्रदेश, या फिर हमें ऑप्शन में एक और भी मिलता है, उत्तर भारत। उड़ीसी से पता चल गया ये कहाँ का? उड़ीसा का। और मणिपुरी से हमें पता चल गया ये कहाँ का? मणिपुर का। और आठवां नृत्य कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आठवां कौन सा है। प्रश्न संख्या दूसरा देखा जाए। बड़े आसान से हम चलते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। इस प्रश्न में आप होते हैं, इस शिफ्ट में अगर आपके शिफ्ट में प्रश्न आए तो आप किस हिसाब से करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ था। राष्ट्रीय खेल 2022
36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य, जिसे हम मोटो भी बोलते हैं, क्या था? खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य का उत्सव मनाना, खेलों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता का उत्सव मनाना, खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना, खेलों के माध्यम से आजादी का उत्सव मनाना। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आदर्श वाक्य था वो था खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। फिर आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए और सोच के जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में बिहार भारत के मुख्यमंत्री यानी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? प्रश्न ये कह रहा है। और कब? 2022 में। प्रश्न ध्यान से समझिए और इसका जवाब दीजिए। बिहार के सीएम की बात कर रहा है तो इसके सही जवाब होंगे नीतीश कुमार। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। ये चीज याद रखें। अगर आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, उत्तर प्रदेश के सीएम तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, इन्हें ही 2022-23 के लिए भयमुक्त बनाने में राज्य को कोशिश की है, जिस वजह से इन्हें अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया। उसके बाद पंजाब के सीएम की बात करेगा तो भगवंत मान है जो आम आदमी पार्टी से हैं। इस हिसाब से नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम बने हैं, ये भी याद रखेंगे। 14 ऋण जोखिम संपार्श्विक द्वारा समर्थित है तो इसे क्या कहा जाएगा? बहुत अटपटा सा प्रश्न है और इस प्रश्न अगर आपकी स्क्रिप्ट में आए तो इसका सही जवाब क्या होंगे और ऑप्शन के हिसाब से हम इस प्रश्न को किस तरह सही करेंगे, एक बार इस पर जरूर ध्यान दीजिए। यदि ऋण जोखिम, जोखिम मतलब खतरा, ऑप्शन से कैसे किया जाएगा? समपार्श्विक द्वारा समर्थित हो यानी जिसमें खतरे की कोई भी हिस्सा ना हो यानी उसमें खतरा ना हो, समर्थित है तो इसे कहा जाता है। अगर वह ऋण जिसमें कोई खतरा नहीं है तो उसे खराब क्रेडिट कहेंगे? नहीं, ये तो नहीं होगा। असुरक्षित क्रेडिट, खतरा नहीं है तो असुरक्षित कैसे होगा? उच्च क्रेडिट या सुरक्षित क्रेडिट, इन दोनों में से एक हो सकता है। और अगर जोखिम नहीं है तो सुरक्षित क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो कभी कभी इस हिसाब से भी हमें प्रश्न करना होगा। आप ऑप्शन से भी प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। बात करें दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात की कांडला में स्थित एक बंदरगाह है, ये कैसा बंदरगाह है? दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक बंदरगाह है, ये कैसा बंदरगाह है? इसका एक बार जवाब देंगे। नया नहीं, अस्थाई नहीं, छोटा नहीं, तो कैसा बंदरगाह ये? ज्वारी बंदरगाह। अच्छा, बंदरगाहों से क्या प्रश्न बनता है, एक बार ध्यान से समझ। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक बड़े बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह। बड़े बंदरगाह और एक कौन से होते हैं? छोटे बंदरगाह। बात करें कि बंदरगाहों का नियंत्रण किसके पास होता है? बंदरगाहों का नियंत्रण किसके पास होता है? तो बंदरगाह का जो नियंत्रण होता है ये केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। और छोटे बंदरगाहों के जब नियंत्रण की बात करेगा तो छोटे बंदरगाह का जो नियंत्रण होता है ये राज्य सरकार के पास है, ये राज्य सरकार के पास। छोटे बंदरगाहों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास और बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण किसके पास होता है? तो हमेशा याद रखेंगे ये होता है केंद्र सरकार के पास। प्रश्न संख्या आगे चला जाए, छठा देखा जाए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हम समझते हैं। पंचवर्षीय योजना,
पंचवर्षीय योजना। सबसे पहली बात, पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ? तो पेपर में कई बार पूछा गया है, 1950। पंचवर्षीय योजना का अंतिम निर्णय किसने दिया था कि ये सही है? तो राष्ट्रीय विकास समुदाय, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। बात करें पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये देश के प्रधानमंत्री। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष, तो वो थे पीटी नेहरू। पीटी नेहरू। इसी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना पेश हुई? कुल याद रखेंगे 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। और पंचवर्षीय योजना का स्थान किसने लिया? पंचवर्षीय योजना का स्थान, तो पंचवर्षीय योजना का स्थान नीति आयोग ली। कौन? नीति आयोग। और नीति आयोग पंचवर्षीय योजना का स्थान ली, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015। इन पंचवर्षीय योजनाओं में एक पंचवर्षीय याद रखेंगे कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब थी? तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 5 सालों के लिए होगी, तो 1956। और बात करें कि लास्ट पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके कौन सी योजना लाई गई? नीति आयोग। और नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका गठन 2015 को हुआ। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना रूस में पहले चली थी, तो रूस से कॉपी की गई थी पंचवर्षीय योजना, जो भारत में पंचवर्षीय योजना चली थी। आगे चले जाए, प्रश्न संख्या 7वां देखिए। 7वां क्या कह रहा है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है, यानी किसकी नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मतलब राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न ये कहना चाहता है। मैंने गलत पढ़ा हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा? नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा? या प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर करता है? या मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की सलाह? नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ये राष्ट्रपति से। अच्छा, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है, ये भी थोड़ा सा समझिए। राष्ट्रपति, तो याद रखेंगे सबसे पहली बात, राज्यसभा में 12 सदस्यों को 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा। और राज्यपाल को भी यही शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को भी यही शपथ दिला। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, या मानवाधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग, या देश के जितने भी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, या बड़े संस्था के जो अध्यक्ष हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे अगर आप समझें आरबीआई हो गया, भारत का केंद्रीय बैंक है, इसी तरह की कई सारी कंपनियां हैं। तो जो उच्च पदों पर रहने वाले लोग हैं, उन सब में राष्ट्रपति कहीं ना कहीं अहम रोल निभाते हैं। और पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हालांकि प्रधानमंत्री बहुमत दल से चुनकर आता है, तो वहां पर राष्ट्रपति केवल शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, ये जरूर याद रखें। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में के कारण सर्दियों में वर्षा होती है, यानी भारत का जो उत्तर पश्चिम का भाग है, यानी भारत का जो कौन सा भाग है दोस्तों? उत्तर पश्चिम का भाग। ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया? पश्चिम। तो ये जो उत्तर पश्चिम का भाग है,
इस उत्तर पश्चिम के भाग में सर्दी यानी ठंडियों के समय वर्षा होती है और किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, नहीं, ये दोनों, इनके कारण सर्दियों में वर्षा नहीं होती। निवर्तन की ऋतु, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। प्रश्न संख्या 9 देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा एक बार बताएं। 9 क्या कह रहा है? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर शब्द, ये जो शब्द है किशोर, किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु, यानी किशोर शब्द हम किसे बोलेंगे? जिसकी उम्र कितनी होगी, ये कहने का मतलब 16 वर्ष से कम हो, नहीं, उसे किशोर नहीं, वो किशोर खुद ही है। 18 वर्ष से कम हो, 15 वर्ष से कम हो, ये भी नहीं, 12 वर्ष से कम हो, ये भी नहीं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही होगा कि 12 वर्ष से 18 वर्ष से कम। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इसका सही जवाब क्या हो? श्रीमत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? इसका जवाब दीजिए। श्रीमत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? कौन सी नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? सही जवाब क्या होगा? तो होगा मोहिनी अट्टम नहीं, कुचिपुड़ी नहीं, सत्रिया नहीं, रचनात्मक नहीं, सत्रिया, सत्रिया। और आप मुझे बताइए, जब मैं 8 शास्त्रीय नृत्यों को अभी थोड़ी समय पहले लिखा था, तो क्या वहां पर सत्रिया लिखा था? क्या वहां पर सत्रिया लिखा था? तो याद रखेंगे, वहां पर हमने सत्रिया नहीं लिखा था, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कहाँ का? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है असम का। सत्रिया कहाँ का? असम का। बात करें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, और इसके बाद बात करें सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, ध्यान से। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करेगा तो वो होगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा? भरतनाट्यम। बात करेगा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, तो वो होगा कौन? सत्रिया। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, ये 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। कब हुआ? 15वीं शताब्दी। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 11वां क्या कह रहा है इसे समझ। मैंने आपसे कहा था साइंस के भी प्रश्न हैं और भी कई चीजों के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी? प्रश्न को पूरा पढ़िए, जब भी पढ़िएगा प्रश्न को तो पूरा पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? भौतिक की मात्रा, यानी ये मात्रा है, और इसका ये माप है, यानी ये मात्रक है और इसका ये माप। शक्ति का मात्रक वाट, ये वार नहीं है, वाट है, उन्होंने गलत लिख दिया है। शक्ति का मात्रक वाट है, शक्ति का मात्रक वाट है, ये सही है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट है, ये भी सही है। ऊर्जा का मात्रक जूल, ये भी सही है। ये सही नहीं होगा, दाब का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। न्यूटन किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका सही जवाब जो होगा वो बी होगा। ये तो सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये गलत लिखा है, तो ये इसका क्या होगा? बी। हमें गलत ही चूज करना था। प्रश्न संख्या 12, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन है? जैन धर्म महाजनों के लिए, कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, या किसानों के लिए? और ये हमारे जीडी के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था कि जैन धर्म के नियम का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए कठिन है? ध्यान से।
महाजनों के लिए, कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए? तो इसका सही जवाब होगा किसानों के लिए करना बड़ा कठिन है। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 12। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष से शुरू की गई? भारत में स्वर्ण जयंती भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुआ? ये याद रखेंगे, 1999 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1999। 2005 में आरटीआई एक्ट आया था। 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, सूचना का अधिकार आया था। आरटीआई एक्ट या फिर सूचना का अधिकार आया था। सूचना का अधिकार आया था कब? 2005 में। 1999 इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 देखिए। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान या फिर मिनी संविधान कहेगा या फिर लघु संविधान संशोधन बोलते हैं? लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान भी कहा जाता है, संशोधन लघु संविधान भी कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? 38वें संविधान संशोधन को, 40वें संविधान संशोधन को? नहीं, ये दोनों बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। 42वें 44वें में से कोई एक है, तो 42वां इसका बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन में याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था उसे हटाकर किस में रखा गया था? संपत्ति के अधिकार में रखा गया था 44वें संविधान संशोधन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई, ये आप बताएं। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसे ध्यान से समझिए। 1997 में, 2000 में, 1999 में या 1998 में? तो अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुई थी सन 2000। कब शुरू हुई थी दोस्तों? सन 2000। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? विखंडन प्रक्रिया के स्वरूप, निछालन प्रक्रिया के स्वरूप, ह्यूम सी भवन प्रक्रिया के स्वरूप या खनिजन प्रक्रिया के स्वरूप? तो याद रखेंगे, ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ, ये किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो ना ही इसके द्वारा ना ही इनके द्वारा, ये बनता है ह्यूमसी भवन के द्वारा। ह्यूमसी भवन के द्वारा। प्रश्न संख्या, ध्यानचंद निम्नलिखित में से एक किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? जो मेजर ध्यानचंद थे वो किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? इनका जवाब क्या होगा? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल? तो सही जवाब क्या होगा? किसके थे महान खिलाड़ी? हॉकी के। किसके महान खिलाड़ी थे? हॉकी के। हॉकी के महान खिलाड़ी थे। किसके महान खिलाड़ी? हॉकी। अच्छा, बात करें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? तो याद रखेंगे, 2 लोगों को, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। कौन कौन? एक का नाम है चिराग शेट्टी, एक का नाम क्या है? चिराग शेट्टी, एक का नाम है सात्विक सात्विक साईराज। सात्विक साईराज, याद रखेंगे। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि ये पुरस्कार क्या है, इस पुरस्कार के बारे में कौन सी है। अगर आप ये चाहते हैं कि पुरस्कारों का टॉपिक जो जीडी में पूछा जाता है उस पर एक क्लास प्रॉपर तरीके से लाई जाए और उससे बाहर जीडी में ना जाए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर भी चर्चा की जाएगा संस्था के द्वारा, और आपको उस पर भी एक बेहतर क्लास देखने को जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया। कहां पर एक सत्याग्रह किया? अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। और किसके लिए सत्याग्रह किया था, अगर आप समझ पाए तो सूती मिल,
सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद के लिए यह सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। 1900 1917 में याद रखेंगे गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। गांधी ने चंपारण चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। पहली बार इन्होंने किसी सत्याग्रह में भाग लिया था। और जो चंपारण सत्याग्रह था ये किसके लिए था? ये जबरन नील की खेती के लिए, जबरन नील की खेती के लिए। और जिस जगह नील की खेती की जाती है वो खेत बंजर हो जाती है, वहां पर फिर आप कोई सी और फसल को उगाने में असमर्थ रहेंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। बात करें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी 9 जनवरी सन 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और 9 जनवरी को ही हम एक दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को एक हम दिवस मनाते हैं। उस दिवस का नाम क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं या प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 देखिए। प्रश्न संख्या 19 देखिए। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, मैं उसे ध्यान से। अब इसका सही जवाब दीजिए। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का डैश संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया। तो कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। प्रश्न संख्या 20 का जवाब दीजिए। और 20 का सही जवाब क्या होगा? जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? और ये करेंट का प्रश्न है तो ये अब वर्तमान में उतना जरूरी नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सीबी जॉर्ज। तो याद रखेंगे 20 में से अगर मैं औसत बात करूं, 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से अगर आप ध्यान दिए हो तो जो जीडी के सिलेबस में मेन करके पूछा जाता है वो 4 से 5 क्वेश्चन आपका स्टैटिक का होता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपका किसका होता है? स्टैटिक का होता है। और उसके बाद अगर आगे बात करें तो 2 से 3 प्रश्न आपका पॉलिटी का होता है। पॉलिटी का होता है। इतना ही 2 से 3 प्रश्न अगर आप ध्यान दें तो जियोग्राफी का भी होता है। जियोग्राफी का भी होता है। 1 से 2 प्रश्न साइंस का होता है। 1 से 2 प्रश्न साइंस का होता है। 1 से 2 प्रश्न साइंस का होता है। और लगभग 2 या 3 प्रश्न हमारा करंट अफेयर का होता है। किसका होता है? करंट अफेयर का होता है। इसके बाद और भी किसी चीज का मिक्स करके प्रश्न आता है, जैसे इकोनॉमिक्स का भी 1 से 2 प्रश्न आ गया, और भी विविध से 1-2 प्रश्न आ गया। तो ऐसे करके कई सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर आप स्टैटिक पर अपनी पकड़ बना लें, पॉलिटी पर अपनी पकड़ बना लें, जियोग्राफी पर अपनी पकड़ बना लें, और एक बार अगर हम करंट अफेयर को देख लें तो लगभग हम ठीक ठाक प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। करंट अफेयर के कुछ टॉपिक में आपको बता देता हूं आज की क्लास में। याद रखेंगे कि करंट अफेयर उससे ज्यादा आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट चीज क्या होगी? इसका सही जवाब क्या होगा? करंट अफेयर सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा करंट अफेयर पढ़ने का? करंट अफेयर तो सबसे पहले हम नियुक्ति पढ़ लेंगे। नियुक्ति से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। नियुक्ति के बाद युद्धाभ्यास पढ़ लेंगे। युद्धाभ्यास करंट में बड़ा जरूरी है कि कौन सा युद्धाभ्यास किसके समय हुआ था। और ये करीबन मान के चलेंगे कि 1 साल का हम पढ़ेंगे। 1 साल का। उसके बाद बात करें तो योजना पढ़ लेंगे। योजना, फिर
महिला पुरुष में प्रथम पढ़ लेंगे, महिला और पुरुष में प्रथम पढ़ लेंगे क्या हुआ। फिर उसके बाद जो उत्सव मनाए गए हैं अभी हाल ही फिलहाल में, उत्सव के टॉपिक को हम पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ेंगे, प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है। फिर अगर करंट में बात करें कि पूछने के लिए जीआई टैग से प्रश्न बन जाता है, जीआई टैग से प्रश्न बन जाता है। फिर संस्था से प्रश्न बन जाता है, संस्था से प्रश्न बन जाता है। आगामी योजना से, आगामी खेल से, आगामी खेल से। पुरस्कार से, पुरस्कार से इस साल कौन सा पुरस्कार दिया गया। और 10वां पूछ लेता है निधन से कि इनका निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। आप यकीन मानिए इस 10 टॉपिक को जब भी आप पढ़ेंगे, 10 टॉपिक को पढ़ने के बाद आप करंट में अगर 3 प्रश्न पूछेगा तो आप 2 कर पाएंगे, और 1 पूछेगा तो आप उससे भी 90% चांस है कि आप जरूर कर लें। बहुत जल्द हम मिलते हैं अपने पुराने सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ, और तब तक ज्योग्राफी हम करेंगे जब तक आप ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर एसएससी का खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद ही हम किसी दूसरे टॉपिक पर शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।